स्काईमेट पे आप सबका स्वागत। मैं एवाइस मार्शल जीपी शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। आज के पॉडकास्ट में हम पोलर वॉर्टेक्स इसके बारे में जिक्र करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। हालांकि ये बहुत चर्चित सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि जब भी ये होता है इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसका प्रभाव जो है वो बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो और आजकल इसके बारे में कुछ चल भी रहा है, न्यूज़ में चल भी रहा है, हुआ नहीं अभी, लेकिन इसकी चर्चा चल रही है कि कब होगा अभी कुछ पता नहीं है। मॉडल प्रेडिक्शन है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि हो सकता है ये हमें देखने को मिले, और उसके कारण जो वेदर कंडीशंस हैं वो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती हैं। और विशेषकर ज़्यादातर ये होता है उत्तरी अमेरिका, जैसे कनाडा, यूएस, यूरोप, उत्तर यूरोप जो है वो अलास्का, ग्रीनलैंड, इन क्षेत्रों में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, और उसके साथ साथ आगे चलते हुए ये हमारे ऊपर भी इसका प्रभाव होता है कभी कभी। पोलर वॉर्टेक्स, इसको हम आम भाषा में कई बार आपने सुना होगा, कहते हैं आर्कटिक ब्लास्ट या आर्कटिक साइक्लोन। ये सब एक ही टर्म है जिसको अलग अलग शब्दों में हम कहते हैं। दिखने में जैसे हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन जब आते हैं तो उनका हम जो चक्रवात का जो सैटेलाइट इमेजरी, उपग्रह चित्र जो उसका देखते हैं, करीब करीब उसी तरह का ही ये हम चित्र में इसमें देखेंगे तो ये उसी तरह का ही घुमावदार एक चित्र बना होता है। और क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ होती हैं, इसके अंदर भी सर्कुलेटरी पैटर्न होता है, तो उसके कारण कुछ खाली जगह ऐसी प्रतीत होती है इसके सेंटर में, लेकिन अदरवाइज़ क्लस्टर होता है। जैसे चाहे आप स्नो कहिए, थिक क्लाउड्स कहिए, जितने भी हम वेदर की कोई एडवर्स वेदर फिनोमिना है वो इसके कारण हो सकते हैं, ये पोलर वॉर्टेक्स के कारण। इससे पहले कि हम पोलर वॉर्टेक्स के बारे में बात करें, हम थोड़ा सा अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में समझ लेंगे ज़रूर थोड़ा सा, क्योंकि उसका भी रोल रहता है इसमें। तो अपनी प्लैनेट अर्थ में, धरती पे अगर हम देखें तो सबसे नीचे अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे नीचे जो होता है वो ट्रोपोस्फियर है। पहले तो धरती में ही जो हमारी अर्थ है उसके अपने ही अलग अलग स्फीयर हैं। धरती के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, उसके बाद जो पानी है उसके आसपास जो हमारे समुद्र हैं हाइड्रोस्फीयर है, और उसके साथ जो जिसमें कि पूरी लाइफ है, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी सब हैं, वो बायोस्फीयर है। और उसके सबसे हट के फिर एक जियोस्फीयर है, या उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जिसके अंदर की रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं, और बाकी जो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, तो उसको हम जियोस्फीयर उसको बोलते हैं। और अब ये जो जिसका मैंने पहले जिक्र किया ट्रोपोस्फियर, जो धरती के सबसे पास प्लैनेट अर्थ की सरफेस से लेके ऊपर तक लगभग 8-10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ट्रोपोस्फियर है। जो टॉप है इसका ट्रोपोस्फियर का, उसको हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं। जो ट्रोपोपॉज है इसकी हाइट थोड़ी घटती बढ़ती रहती है सीज़न के हिसाब से। विंटर के दिनों की बात करें तो ये नीचे आ जाता है, और जब मानसून की बात करें या गर्मियों की बात करें तो ये काफ़ी ऊपर। आज के दिनों की बात करें तो लगभग इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर के करीब, 8-9 किलोमीटर, और जब थिक ऑफ समर्स होंगी या मानसून के दिनों में बढ़ जाता है 13-14 किलोमीटर। कहने का मतलब है ट्रोपोस्फियर जो है 8 से लेकर 14 किलोमीटर की हाइट तक ये हमें देखने को मिलता है। सारी वेदर एक्टिविटी जो है वो इसके अंदर ही होती है। जितने हमारे गैसेस ज़्यादा मात्रा में, डेंस, सबसे डेंस जो है घनत्व जो है गैसों का वो इसमें है,
इसके अंदर ही मॉइस्चर अगर कहें तो सबसे ज़्यादा यहीं पे अवेलेबल होती है और उसी के कारण ही वेदर एक्टिविटी होती है। मोस्ट ऑफ द वेदर एक्टिविटी कन्फाइंड टू ट्रोपोस्फियर, और इसका टॉप जो है जैसे मैंने कहा ट्रोपोपॉज। अलग से बात यह है कि जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होते जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान, जैसे ये यहाँ से शुरू होता है तो इधर इस साइड में प्लस है और इस साइड में माइनस है, तो इसके जो तापमान जो है सामान्य से कम होते, नॉर्मल से कम होते जाएंगे। उसके बाद जब ट्रोपोपॉज आ जाता है थोड़ी देर के लिए ये स्टेबल रहता है, कोई टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, पर उसके बाद जब स्ट्रेटोस्फेयर आता है तो तापमान बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फिर ये स्ट्रेटोस्फेयर जाता है, जिसका टॉप जो है उसको स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। उसके बाद एक बार फिर से तापमान फिर से कम होने शुरू हो जाते हैं, जो मीजोस्फेयर कहते हैं। और सबसे अंत में जो है थर्मोस्फेयर, इसमें तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाते हैं तापमान। इसमें जैसे मैंने बताया सारी वेदर एक्टिविटी इसमें रहती है। जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें आपने बहुत बार ओजोन का जिक्र किया होगा, सुना होगा। ओजोन लेयर इसमें ही होती है जो कि हमें अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है, और अगर कोई प्लैनेट वार्मिंग या ग्लोबल वार्मिंग से हमें कोई राहत दिलाती है तो वो इसी में है, वो ओजोन लेयर जो होती है। मीजोस्फेयर एक ऐसा स्फीयर है, ऐसा ये सेक्शन है जिसके अंदर की, जैसे कई बार आपने मीटियोर्स वगैरह देखे होंगे आकाश में रात के समय जो चमकते हुए जाते हैं या वो बर्न हो जाते हैं, वो इसके अंदर होता है। और उसके ऊपर थर्मोस्फेयर, जिसमें कि ज़्यादातर जो हमारे जितने सैटेलाइट्स हैं वो सब इसी स्फीयर में रहते हैं। जो एटम्स हैं या छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो जब एस्केप हो जाते हैं वेलोसिटी के कारण तो वहाँ थर्मोस्फेयर में चले जाते हैं, उसके बाद वो स्पेस में ही रहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि सैटेलाइट वगैरह जो हमारे हैं वो इसी स्फीयर में रहते हैं। तो जो हम पोलर वोर्टेक्स का जिक्र कर रहे हैं आज के दिन में, वो कन्फाइन रहेगा ट्रोपोस्फियर में और स्ट्रेटोस्फियर में। इसलिए मैंने इसका ये इमेज आपको दिखाया है। वो करीब करीब जो 8 किलोमीटर से लेके और उसकी ऊंचाई जाएगी जैसे स्ट्रेटोस्फेयर की 50 किलोमीटर तक, इसके बीच में ही ये पोलर वोर्टेक्स का रोल रहता है। अब पोलर वोर्टेक्स होता क्या है? ओके, ब्रॉडली हम कहें, वैसे तो बहुत टेक्निकल है ये। पोलर वोर्टेक्स है जो पृथ्वी के दो ध्रुव, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, दोनों ध्रुवों में ऊपरी जो वायुमंडल है उसमें जैसे हम देखते हैं जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान भी कम होता है, प्रेशर भी कम होता है और हवा ठंडी हो जाती है। जो नॉर्थ पोल हैं, जो दोनों पोल हैं अर्थ के, उसमें बहुत ही ठंडी हवाओं का और कम दबाव के क्षेत्र का एक बहुत ही स्थायी सा क्षेत्र बना होता है नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। सर्दियों की बात करें तो ये बहुत मजबूत फीचर आ जाता है, बहुत मजबूत फीचर बन जाता है और ये उन्हीं क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है, नॉर्थ पोल का नॉर्थ पोल में। और जब दक्षिण हेमिस्फीयर जो है, सदर्न हेमिस्फीयर, उसकी जब विंटर्स आएंगी तो उसमें भी उसी क्षेत्रों में ये सीमित रहता है। दक्षिण जो हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर, उसकी हम चर्चा ज़्यादा इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ लैंड मास बहुत कम है उन क्षेत्रों में। पोल में, साउथ पोल में बर्फ़ ही बर्फ़ है, वेरस नॉर्थ पोल की बात करें तो आसपास बहुत सारी लैंड है काफ़ी, और इसकी वजह से ये क्षेत्र थोड़ा ठंडा भी रहता है कंपैरेटिवली, क्योंकि लैंड है यहाँ नीचे। तो कहने का मतलब ये है कि हम ज़्यादातर बात करेंगे नॉर्थ पोल के बारे में। और ये पोलर वोर्टेक्स जो है, जैसे मैंने बोला, कम दबाव का क्षेत्र, बहुत ही ठंडी हवाएं, और ये नॉर्थ पोल में ही कन्फाइन करता है। पर ज़्यादातर विंटर के दिनों में, जो सर्दियों के दिनों में, काफ़ी इसका प्रभाव बढ़ जाता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन बन जाती है इस क्षेत्र में, इसके कारण, जिसके कारण। और होता क्या है कि किसी कारणवश, जो कि हम कारण बाद में डिस्कस करेंगे, अगर ये किसी वजह से कमज़ोर पड़ जाता है तो फिर इसके डिसरप्ट हो जाने के चांस रहते हैं। उसमें कुछ क्रैक्स आ जाएंगे या किसी तरह का होगा, तो उसके कारण जो भी जिसमें भीषण ठंडी हवाएं हैं वो उसमें से निकल के नीचे स्तरों पर, नीचे लैटिट्यूड्स पर, नीचे अक्षांशों में आती हैं और उसके कारण
सर्दी का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। पहले भी हुआ है पोलर वॉर्टेक्स का डिस्ट्रप्शन, पहले 2016 की बात करें, 2018 की बात करें, 2021 की बात करें, बहुत बार हुआ है, भीषण इसके प्रभाव पड़े हैं। आपने शायद सुना हो, एक बार तो 2016 की बात है, शायद 2016 या 2018 के न्यूयॉर्क का टेम्परेचर -16 डिग्री तक चला गया था, शिकागो का टेम्परेचर -30 डिग्री तक, और अनुमान ऐसा था कि एक समय ऐसा आएगा शायद उसके अगले दिन ये तापमान हो सकता है -50 डिग्री तक हो जाए। तो इसके जो प्रभाव हैं वो बहुत ही सख्त तेज़ उन क्षेत्रों में होते हैं, ज़्यादातर सीमित उन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने ऊपर भी ये प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। अब पोलर वोर्टेक्स की बात करें तो अगले इमेज में हम देखेंगे कि देखिए पोलर वोर्टेक्स का मैंने जैसे कहा कि ये करीब करीब ट्रोपोस्फियर में, ट्रोपोपॉज के पास एक बहुत ठंडी हवाओं का सर्कुलेशन रहता है, बहुत ही टाइट सर्कुलेशन। पर क्लियरली टाइटली अगर हम लॉजिकली स्पीकिंग, दो पोलर वोर्टेक्स हैं। एक होता है ये जो जिसका मैंने जिक्र किया स्ट्रेटोस्फियर में, जो 16 से 50 किलोमीटर की हाइट तक है, उसके ऊपर एक स्ट्रेटोस्फियर पोलर वोर्टेक्स, ये भी उतना ही स्ट्रांग होता है, उतनी ही तेज़ हवाएं, उतना ही टाइट। और एक नीचे होता है जो पोल्स में, जो करीब करीब हमारे ट्रोपोस्फियर में पोल्स के पास, वो जो है वो हमारा ट्रोपोस्फेरिक पोलर वोर्टेक्स है। दोनों की करीब करीब एक जैसे ही प्रभाव हैं, एक जैसी ही कंपोजिशन है, एक जैसा ही उनका चित्र लगभग एक जैसा ही दिखता है दोनों का। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये इतनी ऊंचाई पर है, ये और भी ऊपर है, और ज़्यादातर हम इसकी चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि इसको ही जब इसमें डिसरप्शन होती है, इसमें कुछ फेरबदल होता है और इसका इंटरेक्शन नीचे वाला जो पोल है वो धीरे धीरे होके वो नीचे स्तर पे आके ज़्यादा एक विकराल रूप ले लेता है। दोनों का आपस में इंटरेक्शन हो सकता है, इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट करते हैं, पर दोनों का आपस में इंटरेक्शन हो सकता है। जब भी ऐसा इंटरेक्शन हो, जैसे मैंने कहा विंटर के दिनों में जनरली ये बहुत स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन होती है। आप इमेजिन करिए जैसे एक बच्चों का लट्टू होता है, उसको आप जैसे ही घुमाते हैं, अगर ऐसे करके तेज़ स्पीड से घुमाते हैं, जब तक वो तेज़ घूमता रहता है तब तक तो वो शायद हमें एक पीस ऐसे करके दिखाई भी नहीं देता, वो सिर्फ घूमता हुआ कुछ ऐसा सब ऑब्जेक्ट सा दिखाई देता है। लेकिन एक समय आता है जब वो धीरे धीरे जब वो स्लो होना शुरू हो जाता है, जब स्लो होना शुरू हो जाता है तो आप देखते हैं थोड़ा वॉबलिंग सी शुरू हो जाती है, हिलना शुरू हो जाता है, और फिर अंत में एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसमें उसकी स्पीड बहुत ही कम है तो फिर वो गिर जाता है। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति इनकी है पोलर वोर्टेक्स की, चाहे स्ट्रेटोस्फियर पोलर वोर्टेक्स की बात करें या हम ट्रोपोस्फियर पोलर वोर्टेक्स की बात करें। अदरवाइज जनरली क्योंकि इतनी तेज़ स्पीड से रोटेट करते हैं, इनकी सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसमें एक्ट करती है वो सबको इसको अपने टाइट सर्कुलेशन बना के रखती है, एक जुट करके रखती है। मजाल है कि ये कहीं अपने एरिया से बाहर चला जाए। लेकिन होता क्या है, जैसे मैंने कहा, अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाएं, चाहे दोनों की इंटरेक्शन की वजह से या कुछ और कारण ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि इसमें थोड़े से वेरिएशन आ जाए, क्रैक्स पा जाए, दोनों की इंटरेक्शन हो जाए, और जो कोल्ड एयर, एक्सट्रीमली कोल्ड एयर जो इनके अंदर है वो यहाँ से किसी तरह क्रैक के ज़रिए वहाँ से निकल के निचले स्तरों पर भी आ जाए, और ऐसा होता है। और जब भी ऐसा होता है इसी को ही हम पोलर वोर्टेक्स कहते हैं, आर्कटिक ब्लास्ट कहते हैं, या आर्कटिक साइक्लोन भी इन्हीं को ही हम कहते हैं। ये जो नॉर्थ पोल है उसमें ज़्यादा इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है कि ये जो है ये एक जेट स्ट्रीम है। मैंने आप पहले भी कई बार जिक्र किया है कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो इतनी तेज़ हवाएं हमारे ऊपर भी हैं। आज के दिन में भी बात करें तो हमारे जो पूर्वी क्षेत्र हैं और मैदानी भाग हैं उत्तर भारत के, उसमें 120 नॉट, कहने का मतलब है लगभग 200 किलोमीटर स्पीड से ज़्यादा हवा चल रही है। हाइट ऑफ 35,000 या 40,000 फुट की बात करें उसके बीच इतनी तेज़ हवाएं हैं।
और जो ये नॉर्थ पोल वाले क्षेत्र हैं, जो उत्तरी अक्षांश जो हैं 40 डिग्री नॉर्थ से उससे भी ऊपर और विशेषकर 50 डिग्री से ऊपर, उसमें तो और भी तेज़ हवाएं होती हैं, पोलार जेट स्ट्रीम है वहाँ पे। तो उनके कारण जो एक सरकम पोलर ये जेट स्ट्रीम है पूरे ग्लोब में ये घूम रही है, और इसी की वजह से ही जो वेदर एक्टिविटी है, जब भी कभी इसमें डिसरप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो वेवी नेचर होता है जो जेट स्ट्रीम का है, वेवी नेचर की वजह से इसमें कभी कभी अंड्यूलेशंस ऊपर नीचे इतना ज़्यादा हो जाता है कि कुछ ज़रूर क्रैक आ जाएंगे, या कुछ ऐसा होता है कि कुछ और पैटर्न डिस्टर्ब अगर हो गया तो जितना कोल्ड जिसकी बात हम अभी तक कर रहे हैं उत्तर जो ध्रुव है उसके आसपास जो उसके क्षेत्र में, उसका प्रभाव इस क्रैक्स के थ्रू नीचे वाले अक्षांश में आ जाता है, जो जिसमें कि जैसे कनाडा के दक्षिणी भाग हुए, यूएस के उत्तरी भाग हुए, उससे होते हुए और आगे की बात करें तो जैसे अलास्का है, ग्रीनलैंड का क्षेत्र है, उत्तर यूरोप की बात करें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ज़्यादा, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये वाले कंट्रीज़ ज़्यादा, और इवन यूके वगैरह भी इससे प्रभावित होता है। और उससे आगे चलते चलते, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये जेट स्ट्रीम जो है एक पोलर फीचर है, पूरे ग्लोब में घूमती है, इसी के कारण ही इसका प्रभाव हमें आगे देखने को मिलता है, चाहे सेंट्रल एशिया की बात करें वहाँ भी, और उससे चलते चलते हमारे जो उत्तरी भाग हैं, माउंटेन्स हैं, उनमें और मैदानी भागों में भी कभी इसका असर देखने को मिलता है। मेन जो इसका है वो ब्रांच जो है वो ऊपर ही रह जाती है। जैसे सर्दियों के दिनों में हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करते हैं, जो हमारे ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है वो मेन कभी नहीं होती है, और आजकल तो देखने को मिलती नहीं है। आज से 25-30 साल पहले की बात करें तो ज़रूर हमें कुछ ना कुछ कभी एक आध बार ज़रूर देखने को मिलती थी, लेकिन अब शायद वेदर पैटर्न में भी बदलाव काफ़ी हो गया है, अभी तो मिलता ही नहीं है। अदरवाइज़ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में टिपिकल वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट जो आगे चलती है वार्म फ्रंट, उसके कारण वेदर कुछ और तरह का होता है, जो पीछे कोल्ड फ्रंट होती है उसमें और तरह का होता है। पर अब आजकल ऑक्लूडेड फ्रंट देखने को मिलती हैं हमें उस तरह, उसी तरह का इफ़ेक्ट इसका ये है कि हमारे रीजन के ऊपर जब तक ये इफ़ेक्ट आता है, जो टिपिकल जो पोलर या ब्लास्ट होता है, आर्कटिक ब्लास्ट होता है, आर्कटिक साइक्लोन होता है, उस तरह का ना होके हमारे ऊपर मॉडिफाई हो जाता है जब आता है। अब हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चर्चा में है, जितने भी मॉडल न्यूमेरिकल मॉडल्स रन करते हैं, ज़्यादातर ये फिनोमेना होता ही विंटर्स में है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां विंटर में ही बनती हैं। वो इंडिकेट कर रहे हैं कि अर्लियर दैन एक्सपेक्टेड, जनरली ये थिक ऑफ विंटर्स में और जनवरी के महीने में ही ऐसा परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। लेकिन जो मॉडल्स इंडिकेशन है वो ऐसा बता रहे हैं, हो सकता है समय से थोड़ा पहले हमें ऐसी स्थिति देखने को मिले जिसमें कि पोलर वोर्टेक्स डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसके कारण जो हम आर्कटिक ब्लास्ट कहते हैं, जो बहुत सीवियर कोल्ड कहते हैं, उसके कारण ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिसके चलते जो यूएस के हिस्से होंगे, कनाडा के कुछ भाग होंगे, यूरोप के कुछ भाग होंगे, वो हमें वहाँ बहुत ही इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन या बहुत ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, बहुत ही ठंडी वेदर कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। मतलब कहने का मतलब है समझने के लिए कि अगर वो इतनी ठंडी होती है, अगर ह्यूमन बीइंग एक्सपोज हो जाए 5-10 मिनट के लिए भी इस कंडीशंस में फ्रीज़ हो सकता है, इस तरह की सीवियरिटी होती है उसकी। लेकिन हालांकि मॉडल इंडिकेशन है अभी तक कि ऐसी परिस्थितियां दिख रही हैं कि हो सकता है दिसंबर एंड में या उसके आसपास ये हमें देखने को मिले, और अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है कि कौन से एरिया प्रभावित होंगे, कितनी देर के लिए प्रभावित होंगे, उनकी इंटेंसिटी क्या रहेगी। कहने का मतलब है टाइम, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन कितनी देर के लिए रहेंगे, अभी उसको सटीक रूप से कह पाना अभी संभव नहीं है। इसलिए केवल एक अलार्म दिया जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है, एडवांस नोटिस दिया जा रहा है कि ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि पोलर वोर्टेक्स हो सकता है इसका डिसरप्शन हो जाए और उसके कारण एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन जो है हमें देखने को मिले। ज़्यादातर जैसे मैंने कहा वो जो ऊपरी जो अक्षांश हैं, जो लैटिट्यूड हायर लैटिट्यूड्स हैं, जनरली 45-50 डिग्री के आसपास के जो है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है।
ब्रीफ में हम कहें, इसको थोड़ा सम अप करना, हालांकि बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है, इसको ब्रीफ में कहना भी बड़ा मुश्किल है। कहने का हम कुछ शब्दों में कहना चाहें तो ऐसी एक पैटर्न बन रहा है जिसमें कि पोलर वोर्टेक्स जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त भी, उत्तर जो गोलार्ध है, नॉर्थ पोल है, उसके ऊपर उसके डिसरप्शन की संभावना रहेगी। उसमें जो टाइट सर्कल अभी बना हुआ है उसमें कुछ क्रैक्स हो जाने की, उसके कारण जो बहुत ही ठंडी हवाएं हैं तो हो सकता है नीचे की तरफ, नीचे अक्षांशों की तरफ भी आएँ और वही का असर हमें अपने ऊपर भी देखने को मिले। हालांकि इसकी जब और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाएगी, हम एक बार कोशिश करेंगे कि दोबारा से जिक्र करें कि यहाँ परिस्थितियाँ पहले से ज़्यादा गंभीर हो गई हैं, अभी और चांस बढ़ गए हैं, उसके बारे में बाद में करेंगे। आज के दिन में इसके बारे में अभी तक थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल में कहूँ तो बहुत हाई नहीं है, और अनसर्टेनिटी भी कहूँ तो थोड़ी ज़्यादा है टाइम, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन की। लेकिन काफ़ी सारे मॉडल, एक तो उनमें उनका जो एक फाइंडिंग कॉमन ज़रूर है कि होगा इस बार ये पोलर वोर्टेक्स का डिस्ट्रप्शन होगा। इसके कुछ कारण ऐसा भी बताया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते, क्लाइमेट चेंज के चलते इसके इंसिडेंस और भी बढ़ जाने की संभावना रहेगी, और भी अनप्रडिक्टेबिलिटी इसके बारे में थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से तापमान में बदलाव आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके कारण जितने भी वेदर जो फिनोमिनाज हैं उनके कारण भी उनका स्ट्रक्चर, उनका कॉन्फ़िगरेशन, उनका प्रभाव उसमें भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे इस इवेंट के अगर पास पहुंचेंगे तो हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से आपके साथ इसका जिक्र करने के लिए, लेकिन तब तक हमें इसके लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी ज़्यादा उन क्षेत्रों में जिस पे इसका ज़्यादा प्रभाव होता है। हाँ, हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, साथ में लगे जो प्लेन्स हैं उत्तर भारत के, और इसी तरह पूर्व भारत के भी, उनमें इसका प्रभाव ज़रूर देखने को मिलता है। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। एक बार फिर आपसे मिलेंगे अगले सप्ताह किसी और विषय के साथ, और जैसा मैं पहले भी कहता हूँ, हमारी वेबसाइट के साथ, यूट्यूब के साथ, JioSaavn, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, इन प्लेटफॉर्म्स पे भी इसके विषय में जानकारी अगर आप चाहें तो मिल सकती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अपने विचार ज़रूर साझा करें, हम कोशिश करेंगे उनका संज्ञान लें। धन्यवाद।